साल मोदी जी ने यहाँ खड़े होकर भाषण दिया था, महिलाओं की इज्जत और सम्मान के हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं। उसी दिन 15 अगस्त पे गुजरात कोर्ट ने वहाँ से उनको छोड़ दिया। बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे और बिल्किस बानो के बलात्कारी 11 बलात्कारी थे और उसकी बेटी के हत्यारे 11 लोगों को उसी दिन छोड़ दिया। क्या लगता है सर, कुछ काम देश में हुआ है 9 सालों में? पिछले 9 सालों में काम हुआ है। हुआ हिंदू मुस्लिम नफरत चरम पे पहुँच गई है, ये काम हुआ है। भ्रष्टाचारी सारे बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में धुल के सफ़ेद हो गए, ये काम हुआ है। और बताओ और क्या? और कुछ काम नहीं हुआ? जनता के लायक तो कोई काम नज़र नहीं आता। मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बना दिया, आप कहे कुछ काम ही नहीं हुआ। विश्वगुरु बना दिया? कैसे विश्वगुरु बना दिया? कहते हैं ना, से थोड़ी तो कहने से तो कोई भी कुछ कह सकता है, कहने से क्या, कोई किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकता। आप मेरी नहीं पकड़ सकते, मैं उनकी नहीं पकड़ सकता। सिर्फ उनके कहने भर से अगर विश्वगुरु हो जाता तो पीछे जब अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, सब ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उनको बॉस बोला, ठीक है जी, बोल दिया। उस बॉस को तो उन्होंने फुल हाईलाइट करके चला दिया, लेकिन जैसे ही वहाँ से उनका प्लेन डिपोर्ट हुआ, अगले दिन ही उसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमारे भारत के 6 राज्यों के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। तो ये विश्वगुरु की हैसियत है? आप एक तो जा रहे हो, वाह करवा रहे हो, और अगले दिन ही आप किसी के घर में जा रहे हो अपने 6 बच्चों के साथ, अगले दिन ही आपको वो बोल दे ठीक है जी आप तो बहुत बढ़िया, और अगले दिन आपके 6 बच्चों को घर में आना बैन कर दे। तो ये विश्वगुरु की हैसियत होती है? बताइए। मणिपुर का मुद्दा कितना बड़ा है जो है ना विपक्ष लगातार उठा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा है देश में, जब विपक्ष वही उठा रहा है। बीजेपी तो कह रही है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी के राज में मुद्दे उनको बहन बेटी की उनकी इज्जत है ही कहाँ? वो तो साफ कहते हैं बेटी बचाओ, साफ कहते हैं बेटी बचाओ ब्रजभूषण से, बेटी बचाओ कुलदीप सेंगर से, बेटी बचाओ नित्यानंद से, बेटी बचाओ चिन्मयानंद से, बेटी बचाओ ने और एक वो कौन सा था कैलाश दीप वाला नित्यानंद का, उनसे। इनके किसके ऊपर नहीं? कैलाश विजयवर्गीय, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, वो भी बीजेपी का लीडर है। अभी शाहनवाज हुसैन है बीजेपी का, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ, उसे नवंबर तक की बेल मिली हुई है। तो साफ कहते हैं बेटी बचाओ। वो आगे इन्होंने सिर्फ जोड़ रखा कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो साफ कहते हैं बेटी बचाओ। उन्नाव में कांड में, हाथरस कांड में इन्होंने क्या दिखाया, कठुआ कांड में क्या दिखाया? हमारा विधायक निर्दोष है। कुलदीप सेंगर के फेवर में निकल रही हैं रैलियाँ कि हमारा विधायक निर्दोष है। अगर वो निर्दोष था तो क्यों भाई जेल भेजा फिर उसे कोर्ट ने? कम से कम दिल्ली में वो मामला चला तो कम से कम दिल्ली की कोर्ट प्रेशर में नहीं आई और उसको जेल भेजा। वो तो साफ कहते हैं बेटी बचाओ। पिछले साल ही आपकी बात करते हैं, पिछले साल मोदी जी ने यहाँ खड़े होकर भाषण दिया था, महिलाओं की इज्जत और सम्मान के हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं। उसी दिन 15 अगस्त पे गुजरात कोर्ट ने वहाँ से उनको छोड़ दिया। बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे और बिल्किस बानो के बलात्कारी 11 बलात्कारी थे और उसकी बेटी के हत्यारे 11 लोगों को उसी दिन छोड़ दिया। उनका तो साफ मैसेज है, बेटी बचाओ कमल के फूल से। साफ इंडिया टाइम का जो अलायंस बना है, कितना सक्षम लगता है आपको? पूरी तरह सक्षम है, कोई कमी थोड़ी है उसमें, पूरी तरह सक्षम है इंडिया नाम का अलायंस। बीजेपी वाले कह रहे हैं सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये कह रहे हैं। तो आपने 38 क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? अगर आप इतने दमदार हो तो आपने 38 पार्टियों को इकट्ठा कर रखा है। वहाँ तो 28 हैं, आपके पास तो 38 हैं। आप क्यों लगातार सेंध मारने में लगे हो? कभी एनसीपी के शरद पवार को लेके आते हो, कभी वो जेडीएस में टूट करवाने की कोशिश करते हो, कभी येदियुरप्पा को लात मार के बाहर निकाल देते हो, फिर येदियुरप्पा के चंडों में गिरते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो अगर आप इतने सक्षम हो तो? सबसे बड़ा सवाल ये उठाते हैं कि चलो बन गए, प्रधानमंत्री कौन होगा? अब प्रधानमंत्री चुन भी लिया तो देश को चला पाएंगे? बिल्कुल चला पाएंगे, क्यों नहीं चला पाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए भी पिक्चर क्लियर है। जब सबसे पहले इसकी इंडिया की बैठक हुई थी पटना में, लालू जी ने साफ कह दिया था, उनसे सुलझे हुए उतने तेज नेता कोई है नहीं। उन्होंने क्लियर बोला था, लालू जी आप शादी कर लो, सेहरा बांधो, हम सब बाराती बन के आपके साथ चलेंगे। उसका सीधा डायरेक्ट मतलब था, राहुल गांधी जी आप पीएम बनो, हम सब आपके साथ अलायंस में हैं। और ये मतलब नहीं था कि उन्होंने वास्तव में उन्हें घोड़ी चढ़ा के शादी करनी थी। लालू जी हमेशा इस तरह से मीनिंग में बात करते हैं। ये भी सवाल लगातार उठा रही है ना कि भाई अगर बन भी गए, मान के चलिए इतनी पार्टियाँ हैं, सामने बन पाएगा उनमें? बिल्कुल बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, क्या दिक्कत है? उनको सबको पता है, सब पार्टियों को इकट्ठा होकर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सब बिखर जाएंगी। और जब वो एक बार बन जाएगा तो बन ही जाएगा। सब मिलजुल के, पहले ही सरकार नहीं चली, पहले भी सरकार चली है मिलजुल के, वाजपेयी गवर्नमेंट भी मिलजुल के चली थी, उससे पहले गुजरात गवर्नमेंट। तीन ऐसे मुद्दे जिन पर विपक्ष जो है सो लगातार चोट मारेगा 24 के लिए, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे बड़ा तो वही होता है, हर बार महंगाई का मुद्दा आता है, लेकिन महंगाई से खैर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी है, युवाओं को समझ में आ रहा है, लगातार उनके पद खत्म करें। अभी ये कल परसों लिस्ट निकली है DU की, 1.5 लाख जो है लोगों ने फॉर्म भरा था अपना ग्रेजुएशन के लिए। सीट मिलेंगी सिर्फ 50,000 को, 70,000 कहीं से ओपन से करेंगे, कहीं से करेंगे। 1.5 लाख ग्रेजुएट तैयार हो जाएंगे 3 साल बाद, उनके लिए नौकरी कहाँ है? मात्र 1,500 भी नहीं निकलती, 1,000 नौकरी, तो वो बेरोजगारी तो घूमेंगे। तो ये मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा हर हालत में। 3 लाख पद इन्होंने उसमें ख़त्म कर दिए, रेलवे में 2 लाख केंद्रीय सरकार में ख़त्म कर दिए, 2 लाख सेना में ख़त्म कर दिए। भर्ती ही नहीं कर रहे। निर्मला सीतारमण ने साफ कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है नई भर्तियाँ करने के लिए। सेना में इन्होंने कटौती कर दी, 4-4 साल के अग्निवीर भर रहे हैं।
4-4 साल पे ठेके पे कहीं सेना में भर्ती होती है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ मैन पावर की कोई कमी नहीं है, वहाँ से तुम ठेके पे आदमी ले रहे हो। चलो इजराइल की बात तो समझ में आती है, 1 करोड़ का देश है और वो अपनी हमेशा रखता ही है कि आपको आना ही पड़ेगा, कंपलसरी है वहाँ पे सैनिक और वो ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो इजराइल की आबादी 1 करोड़, हमारी आबादी 140 करोड़, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? इकॉनमी की बात करते हैं लगातार, मोदी जी भी 10 महीने बस उठा के 5 महीने पर कर दिया हमने। क्या लगता है आपको? ये तो फैक्ट्स हैं। उधार की इकोनॉमी ऊपर करने से क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा? पिछला बजट था करीब 225 से 250 लाख करोड़ के बीच का बजट निकाला था, जीडीपी थी, और उस पर 150 लाख करोड़ का हमारे पास विदेशी कर्ज है। जो सारी पिछली सरकारों ने मिलकर 2014 तक मात्र 44 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज ले रखा था। अकेले बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 9 सालों में 108 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आज की डेट में विदेशी कर्ज 156 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 9 साल में 12 दिन में 108, यानी 108 महीने, हर महीने 1 लाख करोड़ का कर्जा बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है। फिर इकोनॉमी, तो अगर आप उसे इकोनॉमी बढ़ना कहते तो भाई इनसे महान इकोनॉमिक्स तो कोई है ही नहीं। मैं भी अपना घर चलाऊँ, कर्जा ले लेके अपना घर चलाया जा रहा हूँ और अपने बाल बच्चों को दिखाया जा रहा हूँ, बेटा देखो तुम्हारे लिए मैं ये भी ले आया, ये भी ले आया, ये भी ले आया, पर मैं कर्जा कर करके ला रहा हूँ। अल्टीमेटली मुझे कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। कर्जा कौन चुकाएगा? मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं तो मेरी औलाद ही तो चुकाएगी। वही हाल बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आज लगातार कर्जा लिए जा रही है, जो बार बार श्रीलंका का, पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं। कर्ज के जाल में तो फंसे हैं वो। चीन ने उनको कर्ज दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने कर दे दिया, IMF ने कर दे दिया, दूसरे देशों ने कर दे दिया। सेम प्रोसेस में हमारी ये मोदी गवर्नमेंट चल रही है, लगातार दूसरे देशों से कर्ज लिए जा रही है। जब चुकाने का टाइम आएगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने।